हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है शाहनवाज कुरैशी और आप देख रहे हैं बायोकेम क्लासेस। ठीक है। और आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो, 12th क्लास का जो कोविड-19 की वजह से सिलेबस है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है और आपका काफ़ी कंटेंट 12th क्लास के सिलेबस में भी कम हुआ है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या है, नई चीज़ें पढ़ेंगे। समझ में आई बात आपको? मतलब जो हमारा नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं होगा। क्लियर है बात आपको यहाँ तक? चलो अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है, नया चैप्टर है जिसका नाम क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया जी। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंसान की बीमारियों से और उसके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चैप्टर है। ठीक है, तो और इम्पोर्टेंट हो भी क्यों ना, आजकल उसकी हेल्थ ने इंसान को जो है सबसे बड़ी परेशानी जो दे रखी है, जिसकी वजह से आजकल ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा परेशान है, वो अपने हेल्थ की वजह से और नई नई बीमारियों की वजह से ही बीमार है। आई बात समझ में? मतलब परेशान है, सॉरी। तो इसीलिए चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम डायरेक्ट बीमारियों को पढ़ने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर का थोड़ा बेसिक थीम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर है क्या, इसका बेसिस क्या है। ठीक है, तो शुरुआत के टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में जब लोग बीमार पड़ते थे, पहले के टाइम में जब लोग बीमार पड़ते थे तो बीमार होने का रीज़न क्या दिया जाता था? बीमार होने का रीज़न ये दिया जाता था कि या तो इसके पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म कर रखे भैया जिसने, या तो पिछले जन्म में कोई इसने बहुत बुरे कांड कर रखे जिसकी वजह से इस जन्म में इसको बीमारी देखने मिल रही। ठीक है, या फिर किसी भूत प्रेत का क्या है, इसके ऊपर साया आ गया, किसी चुड़ैल ने इसके ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, किसी भूत प्रेत का इसके ऊपर क्या हो गया, साया हो गया। आई बात समझ में? तो पुराने टाइम में जो एंशियंट रीजन था, जिसकी वजह से हम क्या मानते थे, जिसकी वजह से मानते थे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग या क्रिएचर बीमार होती है, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था इविल स्पिरिट्स, बुरी आत्माएं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, कर्मा। क्या है? कर्मा ऑफ प्रीवियस लाइफ, जो पिछले जन्म है ना उसका, इंसान का जो पिछला जन्म है उसके जो कर्म थे, पिछले जन्म के जो कर्म थे, ठीक है, उसका फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। ये क्या था आपका? ये एंशियंट रीजन था, पुराने टाइम में था। ठीक है, और आजकल भी यही माना जाता है कि इविल स्पिरिट्स, भूत आत्मा, आप देखते होंगे तांत्रिक वगैरह, बहुत आपको इनका कारोबार बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चलता देखता मिल जाएगा। ठीक है, तो वे आज भी क्या बताते हैं कि इसके ऊपर भूत का साया है, चुड़ैल की माया है, ये है वो है। ठीक है, वो अलग बात है कि बाद में कोई ठीक हो रहा कोई नहीं हो रहा, वो हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पुरानी सोच, जो पुराना एंशियंट लॉजिक था कि कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर बीमार पड़ता है तो उसके पीछे का कारण यही था कि या तो उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है, या फिर उसने पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं जिसकी वजह से आपको क्या देखने मिला है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर ये व्यक्ति बीमार पड़ता आपको दिखाई पड़ रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा पहली बार ये चीज़ बड़े जोश और खरोश के साथ में पुराने टाइम में मानी जाती थी। ठीक है, इन चीज़ों की अपनी एक अलग मान्यता थी। तो सबसे पहले एक बंदा आया, एक इंसान आया जिसका नाम क्या था, हिप्पोक्रेट्स। क्या नाम था? हिप्पोक्रेट्स। तो इस एंशियंट थ्योरी को, जिसमें क्या माना जाता था, एंशियंट रीजन को, इस रीजन को डिस्प्रूव कर दिया किसने? हिप्पोक्रेट्स ने डिस्प्रूव कर दिया। हिप्पोक्रेट्स जो थे वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि भैया बीमारी किसी भूत प्रेत की उससे होती है, मैं नहीं मानता कि बीमारी क्या होती है, किसी कर्मा है, मतलब किसी पिछले जन्म के कर्मों की वजह से कोई बीमार होता है। मेरा मानना यह है कि हमारे शरीर के अंदर 4 तरह के फ्लूइड आपको देखने मिलते हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है सर, ये तो 3 हो गए। अरे भैया, जो पित्त हैं वे 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? ब्लड बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे, ब्लैक बाइल और येलो बाइल। तो हिप्पोक्रेट्स जो साइंटिस्ट है, ये पहली बार ऐसे थे जिन्होंने साइंटिफिकली इस चीज को सोचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारा, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ह्यूमर बोलते हैं लिक्विड को। क्या बोलते हैं? ह्यूमर, लिक्विड को। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, हिप्पोक्रेट्स ने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर 4 तरह के फ्लूइड आपको देखने मिलते हैं। एक होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ, एक होता है ब्लैक बाइल और एक होता है येलो बाइल। ठीक है, तो कितने तरह के फ्लूइड हैं? 4 तरह के फ्लूइड हैं। एक होता है आपका ब्लड, एक होता है लिम्फ, एक होता है येलो बाइल। ब्लड, लिम्फ, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। ठीक है, ये 4 तरह के लिक्विड हैं,
ठीक है। और यही यही ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है ना, यही आयुर्वेद का बेसिस भी माना जाता है। आयुर्वेद के अंदर क्या मानते हैं, हमारे अंदर 4 तरह के लिक्विड होते हैं, 4 तरह के ह्यूमर होते हैं, वात पित्त और कफ होते हैं, और इनका जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वही क्या बनाता है, इंसान को हेल्दी बना के रखता है। ठीक है। तो उन्होंने हिप्पोक्रेट्स ने पहली बार क्या कहा, हिप्पोक्रेट्स ने पहली बार एक हाइपोथेसिस दिया जिसका नाम क्या था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, कि हमारे बॉडी के अंदर 4 तरह के फ्लूइड देखने मिलते हैं, और ये चारों तरह के फ्लूइड जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन में होते हैं आपकी, तो हमारी बॉडी क्या होगी, हमारी बॉडी हेल्दी देखने मिलेगी। ठीक है। और अगर इन चारों कंपोजिशन में, इन चारों के कंपोजिशन में कोई चीज घटती या बढ़ती है, मतलब इनका जो नेचुरल कंपोजिशन है अगर वो डिस्टर्ब होता है, दैट मीन्स कि कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज घट रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप डिजीज कंडीशन हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। उस कंडीशन में आप बीमार पड़ जाएंगे। यानी बीमार पड़ने का कारण पहली बार किसने कहा कि इस इविल आत्माओं से, यानी बुरी आत्माओं के अलावा, पिछले जन्म के कर्मों के अलावा हम बीमार पड़ सकते हैं। किसकी वजह से, किसी लिक्विड की वजह से। और हमारे शरीर के अंदर 4 तरह के लिक्विड थे, ऐसा मानना था किसका, हिप्पोक्रेट्स का मानना था। आई बात समझ में। हालांकि बहुत हल्ला हुआ इस बात को लेकर कि कैसे इन्होंने इस चीज को कर दिया। जो धर्म ग्रंथों के अंदर भी बुरी आत्माओं का जिक्र था, पुराने कर्मों के, पिछले जन्म के कर्मों का भी जिक्र था, इस तरह की चीजों को एक बहुत बड़ा हल्ला हुआ। ठीक है। लेकिन फिर भी अपनी बात इन्होंने कही और इनकी बात इन्होंने अपने सामने रखी। समझ में आई बात, क्लियर है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम क्या था, विलियम हार्वे। यानी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को 17वीं सेंचुरी में, जहां तक मेरे ईयर याद नहीं है, लगभग 1628 के आसपास की बात है, 17वीं सेंचुरी में किसने, विलियम हार्वे ने, किसने, विलियम हार्वे ने इस हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमारी बॉडी के अंदर 4 तरह के फ्लूइड नहीं होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर केवल एक ही तरह का फ्लूइड मिलता है, और उस फ्लूइड का नाम क्या होता है, ब्लड होता है। और वो ब्लड बार बार रिपीटेडली बार बार क्या करता रहता है, बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। इसका मतलब विलियम हार्वे ने ब्लड के साथ साथ किसकी डिस्कवरी कर दी, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की भी डिस्कवरी कर दी। दैट मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी ही बोलेंगे हम इसको यहाँ पर। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ये थे कि हमारी बॉडी के अंदर 4 तरह के ह्यूमर मतलब लिक्विड पाए जाते हैं, उनका परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही हमें हेल्दी बनाता है। जब भी उनके कॉम्बिनेशन में कोई डिस्टर्बेंस आपको देखने मिला तो वो कंडीशन क्या हो गई, डिजीज हो गई। ठीक है। विलियम हार्वे ने ये कहा कि हमारी बॉडी के अंदर 4 तरह के फ्लूइड नहीं होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर केवल एक तरह का फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड बार बार रिपीटेडली क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है, और उस फ्लूइड का नाम क्या है, ब्लड है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बीमारी किसकी वजह से हो रही, उन्होंने इससे कोई मतलब नहीं था, उन्हें ये मतलब नहीं था कि बीमार होने का कारण क्या था, लॉजिक क्या था। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि भाई देखो, जैसे हिप्पोक्रेट्स बोल रहे हैं कि 4 तरह के फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर हैं, वे 4 तरह के फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर देखने नहीं मिलते हैं। ये कहना था किसका, विलियम हार्वे का, जिन्होंने लगभग सन 1628 में अपनी ये बात कही थी। आई बात समझ में। तो पहली बार अपने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को किसने डिस्प्रूव किया, वो किया था आपके विलियम हार्वे ने, और उन्होंने डिस्कवरी की थी सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है। उसके बाद में 2 साइंटिस्ट और आते हैं, रॉबर्ट कॉच और लुईस पास्चर। क्या नाम है उनका, रॉबर्ट कॉच और लुईस पास्चर। ठीक है। इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया, इन दोनों साइंटिस्टों ने एक नया सिरा दे दिया, एक नई आयाम दे दिया हेल्थ के डेफिनेशन को, एक सोचने का जो नजरिया था लोगों का वो बदल दिया। इन दोनों साइंटिस्टों ने कंबाइंड वे में सेवरल एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये प्रूव किया, ये समझाने की कोशिश की कि बीमारी जो है ना तो किसी बुरी आत्माओं का नतीजा है, ना आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है, ना ही आपके जो 4 तरह के फ्लूइड होते हैं उसमें किसी तरह के डिस्टर्बेंस की वजह से आती है। बीमारी होने का जो कारण है, बीमार होने का जो कारण है, वो होते हैं जर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, जर्म्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कीटाणु बोलते हैं। ठीक है। तो बीमारी का कारण क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं। ठीक है। ये पहली बार किसने बताया था, लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे, और उसके बाद में कंबाइंड हाइपोथेसिस दिया गया जिसमें बताया गया कि बीमार होने का कारण ना तो इविल स्पिरिट्स, बुरी आत्माएं होती हैं, ना पिछले जन्म के कर्म होते हैं, ना ही ये गुड ह्यूमर मतलब जो आपके 4 तरह के फ्लूइड होते हैं बीमार होने का कारण ना ही ये हैं। ठीक है। बीमारी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, जर्म्स की वजह से होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हमारे जर्म्स मौजूद हैं, कीटाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। हम हर दिन, रोजाना, हर समय इन माइक्रोब से इंटरेक्ट करते रहते हैं। ठीक है। ये माइक्रोब्स यूजफुल भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स हार्मफुल भी हो सकते हैं। अगर कोई हार्मफुल माइक्रोब से अगर हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारी बॉडी उसको ओवरकम कर रही है, उससे लड़ रही है। ठीक है। तो आपके लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने बताया था कि बीमारी होने का कारण क्या थे, आपके जर्म्स होते हैं, ना कि कोई बुरे कर्म और आपकी बुरी आत्माएं। समझ में आए बात यहां तक। चलिए, गर्मी बहुत है भैया, पानी भी नहीं है यहाँ पर। चलो खैर कोई बात नहीं,
तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है ये तो हो गया, हमारा बेसिस की चीज़ हो गई। तो सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर हेल्थ होती क्या है, ठीक है। आखिर हेल्थ होती क्या है? देखो, हेल्थ का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि हाँ हेल्थ क्या होती है, तो हेल्थ का मतलब ये नहीं कि सिक्स पैक एब्स बनने कंपलसरी हैं। भाई मोटा आदमी भी हेल्दी हो सकता है, आई बात समझ में। एक रेशियो होती है BMI रेशियो, जिसका बॉडी के अकॉर्डिंग, उसका वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो हेल्थ की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपके सिक्स पैक एब्स होने चाहिए, भैया डोले शोले बना के रखो तो तभी आप हेल्दी कहलाए जाओगे, अदरवाइज आप हेल्दी नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हेल्दी का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी, भाई हेल्थ जो है, अगर हम उस हेल्थ की डेफिनेशन को समझने से पहले हम ये देखेंगे एक्चुअल में हेल्थ है क्या। एक कंप्लीट स्टेट है आपकी बॉडी की, जिसमें आपका ब्रेन यानी आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल बॉडी और आपका सोशल इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ें आपस में एक साथ कोऑर्डिनेट करती है। और एक साथ कोऑर्डिनेट करने के बाद में क्या होते हैं, ये आपको जो परफॉर्मेंस होती है उसे पीक पे ले जाती है। दैट मीन्स आप अपनी पीक परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को हेल्दी कंडीशन बोलते हैं। और जब भी इस किसी कंडीशन में डिस्टर्बेंस हुआ, किसी तरह की कोई कंडीशन हो, मतलब आप फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है, आप मेंटली फिट नहीं है, आप सोशली फिट नहीं है, आप इमोशनली फिट नहीं है, तब आप हेल्दी नहीं कहलाए जाएंगे, तब आप डिजीज्ड कंडीशन में कहलाए जाएंगे। आई बात समझ में। देखो, फिजिकल हेल्थ तो समझ में आता है कि भैया फिजिकल हेल्थ क्या है। फिजिकल हेल्थ यही है कि आपकी बॉडी के ऑर्गन, आपके हाथ पैर सब सही सलामत हो, पीक पे काम कर रहे हो। मेंटली हेल्थ भी समझ में आता है कि बंदे को आपका डिप्रेशन वगैरह ना, जैसे आजकल एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है डिप्रेशन का, और उसकी वजह से बहुत सारे केसेस देखने मिल रहे हैं आपको, सुसाइडल अटेम्प्ट देखने मिल रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे बड़े फेमस सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, उन्होंने भी सुसाइड की डिप्रेशन के तनाव की वजह से आकर के, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो कंसर्न नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। देखो, हर आदमी अपने ज़िंदगी के अच्छे बुरे दौर से गुजरता है, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम उस अच्छे बुरे दौर से क्या करें, बाउंस बैक करें। बुरे दौर से क्या करें, बाउंस बैक करें। ECG देखिए आपने, ECG की एक लाइन है। देखो, मेरा कहना ऐसा भी लगता है लोगों को, जब बोलते हैं कोई समझाता है कि नहीं भैया ये नहीं करना चाहिए, अच्छा बुरा सब है, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारे ऊपर प्रॉब्लम है, हम ही समझेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये आपकी कुछ हद तक ECG होती है, ठीक है। ये कुछ आप देख रहे हैं कि ECG की लाइन जितनी यहाँ पर ऊपर जा रही उतनी ही नीचे आएगी, जितनी ऊपर जा रही उतनी नीचे आएगी। ये देखिए, ऊपर जा रही इतनी नीचे आएगी। तो यही तो है, अगर ये इस तरह से आपको ECG की रीडिंग है, मतलब आप जिंदा हैं, ठीक है। मेंटेन एक तरह की बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं होती किसी भी चीज़ में। ये लाइफ है आपकी, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री की चीज़ ही नहीं है कि जहाँ पर आप अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, हर चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ का मतलब ही पॉसिबिलिटी से होता है, ठीक है। खैर, चलते हैं आगे की तरफ। तो मैं कह रहा हूँ हमारा कि जो हमारा मेंटल हेल्थ है वो भी समझ में आता है कि हम डिप्रेशन को ओवरकम कर जाएं, बुरे बुरे थॉट से लड़ें। क्योंकि एक आदमी के जीवन में एक स्टेज ऐसी ज़रूर आती है जिसमें वो उसके विचार गलत गलत आते हैं, बोलता है कि हाँ बस अब बहुत हो गया, अब ख़त्म कर लेना चाहिए। ये इस तरह के नेगेटिव थॉट आते हैं, उन थॉट से उबर कर बाहर आना, ये भी मेंटली स्ट्रॉन्ग हेल्थ होने की क्या होती है, निशानी होती है, ठीक है। क्लियर है। उसके अलावा दो वर्ड मैंने बोले यहाँ पर, इमोशनल और सोशल, ठीक है। इमोशनल और सोशल का मतलब क्या है, आप फिजिकली भी फिट हो, आप मेंटली भी फिट हो, लेकिन आप सोशल, लोगों से डरते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करने में डरते हैं। समझ में आई बात। कैसे कि फॉर एग्जांपल दो लोग आपके साथ में हंस रहे और आपको लगने लगा कि भाई यार हो न हो ये तो मेरे बारे में बात कर रहे, हंस हंस के मेरी तरफ को देख के मेरे बारे में बात कर रहे। ये आपकी मेंटल के साथ साथ सोशल हेल्थ को भी क्या करता है, दिखावा चलता है। आप समाज से जुड़े रहना नहीं चाहते हैं, आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, आप फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप किसी के लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने से डर रहे हैं, लोगों से बातचीत करने में डर रहे हैं, नए लोगों से बात करने में डरते हैं। ये सब क्या होती है, सब आपकी सोशल डिजीज की कंडीशन में आती है। लेकिन प्राइमरी फैक्टर अगर मैं बात करूँ तो आपकी हेल्थ केवल दो ही तरह की होती है, एक होती है आपकी फिजिकल हेल्थ और एक होती है आपकी मेंटल हेल्थ। और बाकी सभी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, आपकी मेंटल हेल्थ कंट्रोल करती है। देखो मेंटल हेल्थ जो होगा क्या होता है, देखो मेंटल हेल्थ जो आपका ब्रेन, जो मेंटल हेल्थ होती है वो कंट्रोल करती है आपके एंडोक्राइन सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को। आई बात समझ में भाई। आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो आपका ब्रेन है, वो कंट्रोल करता है किसे, नर्वस सिस्टम को, यानी अफेक्ट करता है किसे, नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में काम करता है। तो आपका ब्रेन जब कंट्रोल करता है, यानी आपकी माइंड, आपका ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, वो आपके नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करते हुए आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। यानी कुछ लोग, जैसे अभी मैंने रिसेंटली बात बता दूं मैं आपको कि सुना था कहीं पे कि हमारी बॉडी, मतलब शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर साथ देगा तभी तो दिमाग मजबूत होगा। नहीं, ये थियरी उल्टी है। अगर आपका ब्रेन आपके साथ दे रहा है तो आपका शरीर भी साथ देगा। जितना मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। आई बात समझ में। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश
कोशिश करो, उसके बाद में आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो ऑटोमेटिकली आपके सपोर्ट में आएगी। क्लियर है? चलो तो हम चलते हैं आगे की तरफ। मैं आपको बताना क्या चाह रहा था कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, और फर्दर वे दोनों को दोनों मिलकर हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी हेल्थ के ऊपर किसका इंपैक्ट है? हमारी हेल्थ के ऊपर माइंड का इंपैक्ट है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है। ठीक है, एनसीईआरटी के पहले पेज पे लिखा हुआ है, इस चैप्टर के पहले पेज के ऊपर इस तरह की चीजें लिखी हुई है। समझ में आया बात? क्लियर है? तो ये तो था बेसिक इश्यू हमारा कि हेल्थ एक्चुअल में होता क्या। लेकिन क्या इसके अलावा हेल्थ को हम कुछ और बोल सकते हैं? क्या हेल्थ का मतलब बीमारी का ना होना ही हेल्दी होगा? नहीं, हेल्थ का मतलब यही नहीं कि आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। हेल्थ का मतलब यह है कि आप बीमार पड़ोगे। सर क्या बोल गए, तारा लगे क्या? नहीं, हेल्थ का मतलब यह है कि आप बीमार पड़ोगे लेकिन आपको उस बीमारी से उबरना होगा, तो आप हेल्दी हैं। हेल्थ का मतलब यह है कि आप, जैसे कि कोविड-19 है, आप उससे संक्रमित हो सकते हैं लेकिन आपको उससे उबर कर आना होगा, तो आप हेल्दी हैं। नए नए क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करना हेल्दी है। ये नहीं है मतलब इस तरह की होती है ना कि जैसे आप नए जगह पर जाते हैं, छींकें आनी शुरू हो गई, नज़ला होना शुरू हो गया, बुखार हो गया, इस तरह की चीज़ होती है, ये हेल्दी कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? हालांकि आजकल भागदौड़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सभी लोग मोस्टली क्या होते हैं, मेंटली स्ट्रेस होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फिजिकल हेल्थ उनकी कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाती है उस मेंटल हेल्थ की वजह से। ठीक है, खैर चलते हैं हम आगे की तरफ। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो हेल्थ के बारे में कि हमारी केवल दो ही तरह की हेल्थ बचती है, एक होती है हमारी मेंटल हेल्थ और एक होती है हमारी फिजिकल हेल्थ। समझ में ये बात? क्लियर है? आप बीमार पड़ सकते हैं लेकिन आपको बाउंस बैक करना होगा, ये हेल्थ की संपूर्ण परिभाषा है। उसके अलावा अगर आप बीमार पड़ेंगे, आपके अंदर नई चीज़ों को अडेप्ट करने की, नए डिस्टर्बेंस को अडेप्ट करने की, आपकी बॉडी को बीमारी से ओवरकम मतलब लड़ने की ताकत उसके अंदर होनी चाहिए। नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना आपकी बॉडी को आना चाहिए, तब आपकी बॉडी पूरी हेल्दी बॉडी कहलाई जाएगी। आई बात समझ में? उसके अलावा अब हेल्दी बॉडी कैसे अचीव किया जा सकता है? भैया बैलेंस डाइट खाओ। बैलेंस डाइट का मतलब ये जो आजकल चल रहा पिज्ज़ा बर्गर समोसा अड़गम शड़गम इस तरह की चीज़ें, इनसे मतलब खाओ यार, लेकिन इतना नहीं कि हर चीज़ आपके दिन खुले तो आपको समोसा चाहिए, दोपहर में आपको नाश्ते में पिज़्ज़ा चाहिए, लंच में आपको बर्गर चाहिए, शाम को मतलब इस तरह की चीज़ें बैलेंस डाइट नहीं होती है। एक हेल्दी डाइट घर का बना हुआ खाना खाएं। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हल्की फुल्की थोड़ा बहुत, ये तो आपके फिजिकल शरीर के लिए है। उसके अलावा मेडिटेशन, थोड़ा बहुत योगा करें। योगा करने से क्या होगा? योगा करने से आपको क्या होगा, आपको जो है आपका ब्रेन सही से काम करने लगेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन करते रहें। ठीक है, पर्सनल हाइजीन भी, खुद की साफ सफाई रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वैक्सीनेशन कराते रहें। बीमारियों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए आपको कि किस तरह से रहने से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अपने आसपास मच्छरों को पनपने ना दें, गंदगी का पानी इकट्ठा ना होने दें, गंदगी ना इकट्ठी होने दें। अपना खुद को भी साफ रखें, पर्सनल हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है, और आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसकी हाइजीन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? चलिए तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये तो थी हमारी है, देखो हेल्थ के बारे में सब कुछ एस्पेक्ट था, लेकिन अगर इन किसी भी चीज़ में हम डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, तो हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि हमें डिजीज है? तो उसके लिए कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं। जैसे आप बताओगे डॉक्टर साहब को जाके, आपको डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर समझ जाएगा मतलब हेल्दी नहीं है, टेम्परेचर थोड़ा बॉडी का हायर साइड है, मतलब आप हेल्दी नहीं हो, किसी हो सकता है किसी माइक्रोब्स का आपको इन्फेक्शन लगा हो। तो रॉबर्ट कोच ने क्या कहा था? रॉबर्ट कोच ने कहा था कि बीमारियां जो होती हैं वो जर्म्स की वजह से होती हैं। ये चीज़ यहाँ पर है, इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। जर्म्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब जैसे जर्म्स आपने नाम सुना तो आपको एक विलेन की इमेज निकल कर आ सकती है दिमाग के अंदर कि एक विलेन है जो बीमारियां कॉज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स जो होते हैं आपके, वे दो तरह से हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक होता है आपके यूजफुल और एक होते हैं आपके हार्मफुल। ठीक है, यूजफुल माइक्रोब्स क्या हैं? जैसे कि आपके लैक्टिक एसिड बैसिलस, ई कोलाई बैक्टीरिया। आई बात समझ में? ये आपके कहाँ? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर देखने मिलते हैं। ये आपके यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं, ये दोनों बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ को क्या करते हैं? एक तो दूसरे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, उनसे कम्पीट करते हैं, उनसे लड़ते हैं, उन्हें हराते हैं, उन्हें मारते हैं। और कुछ आपके माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जिनकी वजह से क्या होती है? आपको डिजीज देखने मिलती है, बीमारियां देखने मिलती है। आई बात समझ में? ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज कॉज करते हैं, यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज पैथोजन। क्या बोलते हैं उन्हें? पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, और ये पैथोजन चूंकि साइज में बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्मॉलर होते हैं, काफी छोटे साइज में होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये पैथोजन अटैक करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर। क्या करते हैं? अटैक करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो ऑर्गेनिज्म इनके लिए कैसे ट्रीट होता है? एक होस्ट की तरह से ट्रीट होता है। कभी कभी ये अपने होस्ट को क्या कर देते हैं? मतलब मारते नहीं है,
लेकिन इम्यूनिटी इतना कमजोर कर देते हैं कि होस्ट ऑटोमेटिकली जिंदा ही नहीं बचता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये होस्ट को मार देते हैं, उसके ऊपर सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में इन पैथोजन को क्या बोला जाएगा, उस कंडीशन में इन पैथोजन को बोलते हैं पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे माइक्रोब जो आपके किसी होस्ट बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं अपना लाइफ साइकिल वगैरह पूरा करने के लिए। क्लियर है, पैरासाइट इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो हम 13 चैप्टर में भी फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या होते हैं आपके पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स वर्ड मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया कि जिसमें कोई भी पैथोजन आपको क्या करता है, किसी होस्ट बॉडी के ऊपर फीड करता है। आई बात समझ में। वो अलग बात है कि कोई फैकल्टेटिव है या ऑब्लिगेट है। ठीक है, तो उस चीज को हम यहाँ पर बाद में देखेंगे। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं वे क्या होते हैं, वे आपके पैथोजन कहलाए जाते हैं। समझ में आई बात। अब बीमारियां जो होती हैं, डिजीज जो होती हैं, ये पैथोजन जो बीमारी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एक डिजीज का एक नॉर्मल चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है, कि ये पैथोजन जो डिजीज होती है आपकी, ये डिजीज कितने तरह की हो सकती है। तो ये डिजीज प्यारे बच्चों आपकी दो तरह की होगी। एक डिजीज तो ऐसी जो आपको बाय बर्थ होगी, जो जन्मजात होगी, जो माता पिता से आपको लगती है, जन्म से ही आपको बीमारियां होती है। एक ऐसी हैं जो जन्म के बाद एक्वायर्ड करनी पड़ती हैं। तो ऐसे डिजीज जो जन्म से होती है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज बोलते हैं। ऐसी डिजीज जो जन्म के बाद में हमें माइक्रोब्स की बदौलत या किसी और अदर कंडीशन की बदौलत लगती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। क्लियर है। और आपके ये जो बाय बर्थ जो कॉन्जेनाइटल डिजीज है, इसका एग्जांपल क्या होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर इसका एग्जांपल होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि आप पढ़ेंगे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम ये भी एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि बाय बर्थ लगता है। क्लियर है। उसके अलावा टर्नर सिंड्रोम, ये भी एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जो कि बाय बर्थ लगती है। उसके अलावा डाउन सिंड्रोम, मतलब जितनी भी आपकी जेनेटिक डिजीज हैं वे सब की सब क्या होती हैं, वे सब की सब आपकी कॉन्जेनिटल डिजीज होती हैं। ऐसी बीमारियां जो आपको बाय बर्थ लगती है। समझ में आया बात, क्लियर है। उसके अलावा जो एक्वायर्ड डिजीज होती है क्या होती है, ये आफ्टर बर्थ आपको एक्वायर्ड होती है। क्या होती है, आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद में होती है। ये भी दो तरह की होती है, एक ऐसी जो फैलती है यानी कम्युनिकेबल डिजीज है, और एक ऐसी जो कम्युनिकेबल नहीं है यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब ऐसी बीमारियां जो नहीं फैलती हैं, नॉन कम्युनिकेबल होती हैं, ठीक है, या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल आपके कैंसर हो गया। ठीक है, कैंसर मुझे लग गया, मेरे से आपको थोड़ा ही लग जाएगा। उसके अलावा कोई डिजेनरेटिव डिजीज होगी, बॉडी के ऑर्गन डिजेनरेट हो गए, न्यूरॉन से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आपके डिजेनरेटिव डिजीज हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो ये इस तरह का एग्जाम्पल होते हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो बर्थ के बाद में आपको लगती है। और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर भी ऐसे होते हैं, आपको क्या होते हैं, आपको जो जन्म के बाद लग सकते हैं और आपके बाद में आपकी अगली पीढ़ी में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ बीमारी ऐसी जो नहीं लगती वो होती है डेफिशिएंसी डिजीज। मिनरल वगैरह जैसे आयोडीन की कमी से क्या हो गया भैया, गोइटर हो जाता है। अब मुझे गोइटर है तो ये थोड़े ना कि मेरे आसपास के सभी लोगों को गोइटर हो जाएगा, नहीं ना, क्लियर है। तो इसीलिए क्या है, तो तीन तरह की बीमारी मैंने आपको बता दी, कैंसर हो गया, डिजेनरेटिव डिजीज हो गया और आपके डेफिशिएंसी डिजीज हो गए। बीमारियां कैसी होती हैं, आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज को हम क्या बोलते हैं, इसे इन्फेक्शियस डिजीज भी बोला जाता है, जो एक से दूसरे में पर्सन टू पर्सन फैलती हैं। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैल सकती है, मतलब पर्सन टू पर्सन एक ही बात हो गई। कम्युनिकेबल डिजीज भी यानी दो तरह की हो सकती है, एक तो जो डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है जिसका मतलब जो डायरेक्ट फैलती है, और एक वो जिसको फैलने के लिए वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जिसको वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारी होती है, आप भली भांति जानते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, जैसे कि आपका डेंगू हो गया। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि रेबीज हो गया, कुत्ते के काटने से होता है। क्लियर है। तो ये सब के सब क्या होते हैं आपके, ये सब के सब ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपको किसी वेक्टर के थ्रू फैलती है। क्लियर है। उसके अलावा जो डायरेक्ट आपका जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलती हैं, ऐसी बीमारियां जो आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलती हैं। ठीक है, क्लियर है। उसमें भी दो कैटेगरी हम रख सकते हैं, एक तो ऐसी जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल सकती है, मतलब खांसने छींकने की वजह से फैल सकती है। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलने में बड़ी कॉमन बीमारी कौन सी है, बड़ी कॉमन बीमारी है आपके न्यूमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, और आजकल बड़ा कॉमन चल रहा है जिसका नाम क्या है, कोविड-19। ठीक है, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आ गया। और एक ऐसा है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, जिसमें डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हम करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, बीमार हो जाते हैं। और इसके अंदर क्या हो गया, आपके HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हो गया, और इस बीमारी का नाम क्या है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। समझ में आई बात, क्लियर है। तो ये वाली हमारी कुछ बीमारियों को मैंने एक चार्ट बताया, वो वाला मिटा दिया मैंने। आपकी बीमारियां दो तरह की होती हैं, एक जो जन्म से लगती हैं, बाय बर्थ होती है, उन्हें कॉन्जेनाइटल डिजीज बोलते हैं। दूसरी जो आफ्टर बर्थ होती है उन्हें एक्वायर्ड डिजीज बोला जाता है। ठीक है,
जो आपकी एक्वायर्ड डिजीज है बाय बर्थ, जो बर्थ के बाद में जो डिजीज होती है वो दो तरह से हो सकती हैं, एक तो कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में जो डायरेक्ट तरह से फैलती हैं, एक वो जो फैलने के लिए किसी वेक्टर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मच्छर हो गया, जैसे कि आपके मच्छरों के थ्रू फैलने वाली बीमारी क्या होती है, मलेरिया और डेंगू हो गया, और कुत्ते से काटने से क्या फैलता है, रेबीज फैलता है। ये भी एक तरह से वेक्टर की तरह से बोल सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के मतलब डायरेक्ट क्या, जिससे आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं या जिससे आप फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, दैट मीन्स के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू बीमारी फैलती है, जैसे कि आपका निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, और मोस्ट कॉमन आजकल क्या फैल रहा है, कोविड-19, ठीक है। उसके अलावा एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये क्या होती है आपकी, एड्स, इसकी कैटेगरी के अंदर आती है। क्लियर है। तो ये एक बेसिक सा चार्ट था डिजीज के बारे में, जिसे मैंने क्या कर दिया, आपका पूरा कर दिया। क्लियर है। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ को। देखो, इन चीज को पढ़ने से पहले, बीमारियों को पढ़ने से पहले, ठीक है, पैथोजन को और अदर एक एक चीज डिटेल में समझने से पहले हमें कुछ वर्ड को, तो कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। जैसे कि सबसे पहले एक वर्ड आता है आपका एंडेमिक, ठीक है, एक आता है एपिडेमिक, एक आता है पेंडेमिक। क्लियर है। ये तीनों वर्ड से आप भली भांति कॉमन है। एंडेमिक का मतलब, ये सब डिजीज वर्ड के लिए यूज किए जाते हैं। एंडेमिक डिजीज, एंडेमिक बीमारियां वो बीमारियां होती हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन में आपको देखने मिलती है। फॉर एग्जांपल, समुद्र किनारे के लोग जो होते हैं उन्हें कभी भी आपको आयोडीन की कमी देखने नहीं मिलेगी, लेकिन जो पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं वहां पर आयोडीन की कमी की होने की वजह से क्या होता है, उन्हें गोइटर नाम की बीमारी देखने मिलती है। इसलिए गोइटर क्या हो गई, एक एंडेमिक डिजीज हो गई। क्लियर है। उसके अलावा एपिडेमिक क्या होगी, जैसे मलेरिया केवल आपको कहाँ देखने मिलेगी, मलेरिया आपको केवल वहां देखने मिलेगी जहां पर मच्छर होगा। आई बात समझ में। उसके अलावा एपिडेमिक क्या हो गया, एपिडेमिक उस इन्फेक्शियस डिजीज के लिए यूज किया जाता है जो बड़ी तेजी से किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर जोन में फैलती है, एक से दूसरे पर्सन में। क्लियर है, ठीक है। और जब यही एपिडेमिक बड़े ग्लोबली लेवल पे क्या होती है, आपके पूरे वर्ल्ड वाइड इस चीज को इन्फेक्ट करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेंडेमिक बोलते हैं। जैसे कि कोविड-19 की मैं बात करूं तो कोविड-19 शुरुआत कहां से हुई थी, वुहान, चाइना के वुहान शहर से हुई थी। तो जब वो केवल और केवल वुहान शहर के अंदर था, तब वो वुहान के लिए क्या था, एपिडेमिक था। लेकिन जैसे वो वुहान से आउटब्रेक होकर उसका पूरा वर्ल्ड वाइड ग्लोबली कोरोना वायरस की बीमारी कोविड-19 फैल गई, तो उस कंडीशन में वही सेम बीमारी चूंकि वर्ल्ड वाइड फैल चुकी है, तो इसलिए उसको हम क्या बोला, पेंडेमिक वर्ड इसके लिए यूज किया गया। आई बात समझ में। क्लियर है। इसके अलावा कुछ और वर्ड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक वर्ड आएगा आपका यहाँ पर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये हो गया कि बीमारी कैसे फैल रही है, किस तरह से फैल रही है। उसके अलावा साइट ऑफ इन्फेक्शन, कि बीमारी किस जगह पर इन्फेक्ट कर रही है, बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है। उसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है कि आपके कोई भी माइक्रोब्स बॉडी के अंदर या पैथोजन कितने बॉडी के अंदर एंटर करने के कितने दिन बाद उसके साइन और सिम्टम्स निकल कर आते हैं, उस टाइम गैप को क्या बोला जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे, जैसा आपका पैथोजन क्या है, पैथोजन कौन सा हो गया आपका, पैथोजन आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, या वायरस हो गया, या प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है। इस तरह से हम पैथोजन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, कॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट में हम ये देखेंगे कि भैया कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, टाइफाइड कोज करता है, तो उसका पैथोजन क्या हुआ, बैक्टीरिया हुआ, और पॉजिटिव एजेंट क्या होगा उसका, साल्मोनेला टाइफी। क्लियर है। आई बात समझ में। तो ये वर्ड हो गया हमारे। उसके अलावा और क्या यूज करेंगे हम, और कौन सा वर्ड रहेगा हमारा, इंक्यूबेशन पीरियड, साइट ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजन हो गया, पॉजिटिव एजेंट हो गया, और तो मेरे हिसाब से कुछ बचता नहीं है शायद इसमें। चलो फिर भी अगर कोई आएगा उसे ऑन द स्पॉट बता दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका क्या था, ये आपका बेसिक था थोड़ा सा। क्लियर है, जिसको हम बीमारियों को समझने में लेते हैं। अब एक चीज़ और मैं लास्ट आपको बताकर ख़त्म कर रहा हूँ आज का लेक्चर, ठीक है। वो क्या है, वो है पैथोजन के बारे में। पैथोजन हमने क्या पढ़े, डिजीज कोजिंग माइक्रोब क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है हमारा बैक्टीरिया, ठीक है। और बैक्टीरिया जब पैथोजन होता है तो इससे कौन कौन सी आपको बीमारियां देखने मिलेगी, वो देखने मिलेगी आपको टाइफाइड देखने मिल सकता है। क्लियर है। उसके अलावा निमोनिया देखने मिल सकता है। क्लियर है। उसके अलावा डाइसेंट्री, जो कि एनसीईआरटी के अंदर जस्ट नेम गिवन है, ये आपके क्या हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से बीमारी कॉज हो सकती है। बैक्टीरिया के अलावा आपका वायरस है, पैथोजन वायरस है, तो उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारी है, बड़ी कॉमन बीमारी है जिसका नाम क्या है, कॉमन कोल्ड हो गया। क्लियर है। उसके अलावा चिकनगुनिया, जो कि कुछ टाइम पहले बुखार फैला था, और एक लेटेस्ट डिजीज जिसका नाम क्या है, कोविड-19। अच्छा, कोविड-19 को कोविड-19 क्यों कहा जाता है, कोविड मतलब CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज 2019 में डिस्कवर की गई थी, दैट्स वाई इसको हमने क्या नाम दिया, कोविड-19 का नाम दिया। क्लियर है। वायरस के बाद में आते हैं यहाँ पर आपके प्रोटोजोआ, क्या आते हैं, प्रोटोजोआ।
और प्रोटोजोआ की वजह से होने वाला क्या है, आपकी बीमारी है मलेरिया, बड़ी कॉमन है। और मलेरिया के अलावा एक क्या मिलेगी आपको, अमीबाइसिस, ठीक है, ये भी एक बीमारी आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। प्रोटोजोआ के अलावा आपको यहाँ पर क्या देखने मिलेगा, हेलमिंथ देखने मिलेंगे, ठीक है, हेलमिंथ वगैरह देखने मिलेंगे। इससे एक बीमारी आपको बड़ी कॉमन देखने मिलेगी, एलिफेंटियासिस, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर रिसर्च करेंगे। उसके अलावा फंजाई की वजह से भी आपको क्या देखने मिल सकती है, बीमारी देखने मिल सकती है, जिससे आप बड़ी कॉमन है, जैसे कि क्या होता है, रिंग वॉर्म। तो ऑलमोस्ट यही चीज़, यही बीमारियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैंने इनका नाम बता दिया। तो कल का जो लेक्चर होगा हमारा, कल हम उसमें बैक्टीरियल डिजीज को क्या कर चुके होंगे, पूरी कर चुके होंगे। एक लेक्चर बैक्टीरियल डिजीज का, एक लेक्चर वायरस से होने वाली डिजीज का, एक लेक्चर प्रोटोजोआ से, या 2 लेक्चर जो भी हैं। उसके अलावा एक लेक्चर में हेलमिंथ और आपके फंजाई वगैरह की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मतलब 4-5 लेक्चर में सारी डिजीज क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की थोड़ा सा आपको समझाने की, सिलेबस काफी कंटेंट हो गया, लेकिन फिर भी ज्यादा सिलेबस को हम यहाँ पर ड्रॉप आउट नहीं कर सकते। कुछ बेसिक सी चीजें जिसको हमें समझना पड़ेगा, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की। क्लियर है बात। तो लेक्चर की जो ड्यूरेशन हो चुकी है वो लगभग ऑलमोस्ट 30 मिनट के आसपास, 29-30 मिनट के आसपास की हो चुकी है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। नोट्स वगैरह बना लियो भैया, बनाने हो, नहीं तो चल तो रहा है अपना काम, ठीक है। चलिए पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। ऑल द बेस्ट।